नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। ये पेशवा वही थे जिनके बारे में आपने सुना है कि ये शूद्रों के कट्टर दुश्मन थे और इन्होंने जो दलित जातियां थी उनके तो पीछे झाकड़ बांध दिए थे, आगे गले में हंडी लटकवा दी थी ताकि रास्ते में थूकते समय उनका थूक गिरे और उस पर किसी ब्राह्मण का, पेशवा ब्राह्मण का अगर चरण पड़ जाए तो वो अपवित्र न हो। उनकी पहचान बना दी थी ताकि वो जो निशान है पैरों के वो पीछे से झाड़ू के द्वारा या झंखाड़ जो बांध देते थे उसके द्वारा मिटते जाए। तो दोस्तों, ये बड़ा क्रूर शासन था। ये पेशवा कौन थे, कैसे पैदा हुए थे? ये चित्पावन ब्राह्मण थे। चित्पावन ब्राह्मण थे, ये बाहर से आए हुए थे। बाहर से आए तो कहाँ से आए थे? और चित्पावन का मतलब है चिता से पावन किए गए। इनको परशुराम जी ने समुद्र में तैरते हुए इनकी लाशों को देखा था, ऐसा बताया जाता है, और फिर उन्होंने निकाल करके इनको चिता के द्वारा जला करके पुनः फिर इनको पावन बनाया था, इसलिए इन ब्राह्मणों का नाम रख दिया चित्पावन। लेकिन इन ब्राह्मणों को जो देसी ब्राह्मण थे हमारे यहाँ के, उन्होंने स्वीकार नहीं किया। इन्होंने कहा कि ये तो मछुआरे हैं, और मछुआरे कह करके इनका बड़ा अपमान किया और इनको कोई सम्मान नहीं मिलता था। लेकिन देखो ये कैसे फिर शासन में हावी हुए, कैसे इनकी प्रवेश मिला शासन में, और कैसे फिर ये अपना शासन बनाने लगे, और किस तरह से ये मनुस्मृति के आधार पर हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए कृत संकल्पित थे ये चित्पावन ब्राह्मण, यानी महाराष्ट्र के ब्राह्मण थे ये पेशवा ब्राह्मण, इन्हीं को कहा जाता था। तो दोस्तों, इन्होंने बहुत दिन शासन किया। तो आज मैं आपके सामने यही जो जानकारी है जो कि बड़ी दुरूह है, आपको आज तक नहीं जानने को मिली है, मैं आपके समक्ष रखता हूं। दोस्तों, अगर आप जानना चाहें तो आपसे अनुरोध भी करूंगा कि आप इस वीडियो को अंत से पूरा देखा करें, ताकि दोस्तों तभी आपको कुछ हासिल होता है। बीच बीच में हम कुछ ऐसी जानकारी भी देते हैं जो आपके लिए बहुत आवश्यक होती है। दोस्तों, आइए देखते हैं कि महाराष्ट्र में पेशवा शासन की समाप्ति के बाद एक ऐसा आंदोलन खड़ा हुआ जो दिखता तो अंग्रेजों के खिलाफ था, लेकिन जिसका उद्देश्य असल में फिर से उस पेशवा शासन की स्थापना थी जो पूरी तरह से 4 वर्णों की व्यवस्था को मानने वाला, मनुस्मृति के विधान को मानने वाला और सभी तरह के सामाजिक सुधारों के खिलाफ था। इसका मतलब समझिए दोस्त, जैसे ही महाराष्ट्र में पेशवा शासन का खात्मा हुआ, फिर आंदोलन उठ खड़ा हुआ, और वो ऐसा लगता था कि ये अंग्रेजों के खिलाफ है ये आंदोलन, लेकिन जिसका उद्देश्य था वास्तव में उस पेशवा शासन की जो समाप्त हो गया था उसकी पुनर्स्थापना, फिर से स्थापना करना, और 4 वर्णों की जो अवस्था थी मनुस्मृति के विधान के अनुसार उसको फिर से वहां लागू करना और सामाजिक सुधारों की खिलाफत करना, इसका उद्देश्य था। हिंदू दक्षिण पंथ के पश्चिमी प्रवक्ता कोएनराड एल्स्ट अपनी किताब के बिल्कुल आरंभ में ही पूना को आखिरी महान हिंदू राष्ट्र यानी पेशवाओं की राजधानी बताते हैं। क्या था ये हिंदू राष्ट्र की जो परिकल्पना है, ये पेशवाओं की ही थी और ये ब्राह्मणों की नीति थी, और ब्राह्मण ही चाहते थे कि हिंदू राष्ट्र बने, केवल ब्राह्मण चाहते थे, क्योंकि उनमें ब्राह्मणों का ही बोलबाला था। मनु के जो विधान थे, अन्य संहिताओं के जो विधान थे, अन्य स्मृतियों के, वेद पुराणों के जो विधान थे, उस सबको लागू करना यहाँ की सारी जनता के ऊपर, केवल ब्राह्मणों का शासन था ये, और ब्राह्मणों के लिए ही था पेशवाओं का शासन। ये फिर से उसको लागू करना चाहते हैं। और ये दक्षिण पंथ के पश्चिमी प्रवक्ता कोएनराड एल्स्ट अपनी किताब के बिल्कुल आरंभ में ही पूना को क्या बताते हैं? आखिरी महान हिंदू राष्ट्र की राजधानी। तथ्य है कि देश में सैकड़ों, अच्छा इसका कारण क्या था, और आज भी समझ लेना चाहिए कि हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या है। यह है इसका मतलब कि देश में उस समय सैकड़ों ऐसी रियासतें थी जहां हिंदू राजा थे, यानी अन्य जातियों के राजा थे, क्षत्रिय राजा थे, तो वो राजा वहां राज्य करते थे। ये इनको मंजूर नहीं था, उनका शासन इन्हें मंजूर नहीं था, और पूना में इन ब्राह्मणों का एक छत्र शासन था। तो उस समय पेशवा राज इकलौता ब्राह्मण शासन था
बाकी रियासतें आपने देखी 500 550 रियासतें थी, उनमें सब में अन्य हिंदू लोगों का राज था, अन्य हिंदू लोग राजा थे और उनमें ज़्यादातर क्षत्रिय थे। वो इनको गवारा नहीं था। ये अपना जो पूना में शासन था पेशवाई, उसको ही पसंद करते थे और उसी की स्थापना को ये हिंदू राष्ट्र यानी ब्राह्मण राष्ट्र की बात करते थे। तो देखिए, ब्राह्मण शासन अपने आप हिंदू राष्ट्र का पर्यायवाची बन गया, हिंदू राष्ट्र का पर्यायवाची बन गया ब्राह्मण शासन अपने आप हिंदू राष्ट्र का पर्यायवाची बन गया। वह इसी क्रम में चित्पावन ब्राह्मणों का इतिहास भी बताते हैं। अभी ये चित्पावन ब्राह्मण थे जो पेशवा शासक थे, अब इनका इतिहास भी बताते हैं, जिनके अनुसार इनकी देखिए क्या पहचान थी, जिसके अनुसार इनकी आंखें नीली, लंबा कद और हल्के बदन वाले थे। ब्राह्मण 9वीं सदी में मूलतः मध्य एशिया या शकद्वीप से पलायित होकर यहाँ आए थे। ये जो कहाँ से आए थे? मध्य एशिया या शकद्वीप से। कब आए थे ये ब्राह्मण? 9वीं सदी में। नीली आंखों वाले, लंबा कद और हल्के बदन वाले। उनके अपने ग्रंथ सह्याद्रि खंड के अनुसार समुद्र तटों पर उनकी लाशें बह रही थी और क्षत्रियों के नरसंहार से अपवित्र होकर ब्राह्मणों द्वारा बहिष्कृत विष्णु के अवतार परशुराम ने उनकी अंतिम संस्कार की विधि को, यानी फिर से इनको जला करके विधि को उलटकर उन्हें जीवित किया, चिता में फिर से जलाकर, यानी इनकी संस्कार करके। तो क्या हुआ? बहिष्कृत, ये इनकी लाशें बह रही थी समुद्र में, और क्षत्रियों के नरसंहार से अपवित्र हुए ब्राह्मण परशुराम, जिन्हें के विष्णु का अवतार कहा जाता है, वे उनकी अंत्येष्टि को, भाई उनके ब्राह्मण थे, अब पता नहीं उन्होंने देखा तो उन्हें बड़ी चिंता हुई कि ये तो ब्राह्मण है हमारे, और वो क्षत्रियों का तो संहार कर ही चुके थे। तो क्या है, उन्होंने जो है उन ब्राह्मणों को फिर से चिता दिखाई, उनको फिर से दाह संस्कार किया और इस तरह से उनको फिर जीवित किया, जिससे चिता से उनकी शुद्धि हुई। और चिता से पावन होने पर ये कहलाए चित पावन। चिता से पावन हुए इन ब्राह्मणों को परशुराम ने कहा चित पावन। लंबे समय तक महाराष्ट्र से के देशस्थ ब्राह्मणों ने उन्हें कोई महत्व नहीं दिया। लंबे समय तक जो महाराष्ट्र में पहले से हमारे ब्राह्मण रह रहे थे, उन ब्राह्मणों ने इनको कोई महत्व नहीं दिया और उन्हें नीचा समझते थे। यहाँ के जो ब्राह्मण थे उन्हें नीचा समझते थे। एक शोध के हवाले से एल्स्ट, लेखक हैं, एल्स्ट बताते हैं कि स्थानीय देशस्थ ब्राह्मण उनके साथ भोजन नहीं करते थे। और एक प्रचलित कथा यह थी कि परशुराम ने सिर्फ मछुआरों को ब्राह्मण विधियां सिखा दी थी, ब्राह्मण बना दिया था मछुआरों को ब्राह्मण विधियां सिखा करके। एक वहां ये भी कहावत प्रचलित थी। तो जाहिर है यह उनको कमतर साबित करने के लिए था। उनको जो चिता से भी निकाले गए, उनको बता दिया गया कि ये तो मछुआरे हैं, जो परशुराम ने इनको ब्राह्मण विधि बना करके ब्राह्मण बना दिया, आते ये नीचे हैं और ये ब्राह्मण नहीं है। उनको कमतर साबित करने के लिए ऐसी कहावतें बनाई और लंबे समय तक ये लोग क्या करते रहे? चितपावन, ये खेती बाड़ी करते रहे, दूसरे छोटे मोटे कामों से ही संबंध रहे, यानी ये शूद्रों के जैसे ही काम करते रहे। लेकिन 18वीं सदी में वे शिवाजी के दरबार में नौकरी पा गए, जगह बनाने में सफल हो गए। और फिर साहू जी महाराज के समय बालाजी विश्वनाथ भट्ट नामक एक चितपावन ब्राह्मण को, साहू जी महाराज के समय में बालाजी विश्वनाथ भट्ट नामक एक चितपावन ब्राह्मण को प्रधानमंत्री या पेशवा नियुक्त किया गया। प्रधानमंत्री को पेशवा कहते थे, तो प्रधानमंत्री के पद को पेशवा कहते थे। तो सबसे पहले साहू जी महाराज के समय में उनको पेशवा नियुक्त किया गया, एक चितपावन ब्राह्मण बालाजी विश्वनाथ भट्ट को। शिवाजी के वंशजों के कमजोर होने पर पेशवा लगातार प्रभावी होते चले गए। 1713 में इनका मराठा राज्य पर अधिकार कर लिया इन्होंने।
शिवाजी महाराज के कमजोर होते ही इन्हें मौका मिल गया और उन्होंने जो है अपने साम दाम दंड भेद नीति से मराठा राज्य पर अपना अधिकार कर लिया और सामाजिक रूप से वो लगातार बेहद महत्वपूर्ण हो गए, शासक हो गए तो महत्वपूर्ण तो होंगे। हालांकि आधी सदी के भीतर ही 1763 के पानीपत युद्ध में अहमद शाह अब्दाली के हाथों शिकस्त के बाद पेशवा राज लगातार कमजोर होता गया। 1713 में ये हावी हो गए, इनका राज्य हो गया मराठा राज्य और मराठा राज्य पर, और ये जो है 50 साल के लगभग 50 साल के बाद 1763 के पानीपत युद्ध में जो कि अहमद शाह अब्दाली के साथ हुआ था, इनकी हार हुई, पराजय हुई और पेशवा राज फिर कमजोर होता चला गया। और 1818 में अंग्रेजों ने पूना के शनिवार बाड़ा पर यूनियन जैक फहराकर इनके शासन का अंत कर दिया, इनके प्रभुत्व का अंत कर दिया। कब? 1818 में। कैसे? पूना के शनिवार बाड़ा पर यूनियन जैक फहराकर इस प्रभुत्व का अंत कर दिया। लेकिन समाज में चित्पावन ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा बरकरार रही, अभी तक चित्पावन ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा बरकरार रही क्योंकि लंबे समय तक 50 साल तक शासन किया। सत्ता का हाथ से जाना और उसके बाद अंग्रेजों द्वारा सामाजिक सुधारों का प्रयास उनके लिए कितना घातक था, इसे लोकहितवादी गोपाल हर देशमुख के अप्रैल 1849 के एक लेख से देखा जा सकता है। इनका जो है सत्ता हाथ से जाने पर और अंग्रेजों द्वारा यहाँ सामाजिक सुधार करना, समाज में सुधार करना, ये जातवाद, ऊंच नीच, छुआछूत आदि के खिलाफ, उसके लिए ये कितना घातक था उनके लिए। इसे लोकहितवादी गोपाल हर देशमुख के अप्रैल 1849 के एक लेख से समझा जा सकता है। यह लिखते हैं, ब्राह्मणों का हाहाकार, ब्राह्मण कहते थे कि ब्राह्मणों का हाहाकार ईश्वर के कानों में कब पहुंचेगा। अंग्रेजों ने सुधार चालू कर दिए, यहाँ इनको बड़ी वेदना होने लगी ब्राह्मणों को, तो ब्राह्मणों का हाहाकार वो लिखते हैं कि ब्राह्मण हाहाकार करने लगे। ब्राह्मणों का हाहाकार ईश्वर के कानों में पता नहीं कब पहुंचेगा। तब कोई पुराने जमाने का ब्राह्मण कहता, अरे भाई परेशान मत हो ज्यादा, देखो यादव कैसे मरे, सारे कृष्ण के वंशज है, कैसे मरे। रावण ने क्या कम प्रलय मचाया था है हम ब्राह्मणों पर, सभी देवताओं को बंदी बनाया था। बाद में रामचंद्र जी ने बानरों की मदद से लंका जीत ली थी ना, पानी पर पत्थर तैरे थे ना, उसी तरह अंग्रेज भी ये एक दिन डूबेंगे, धर्म प्रस्थापना होगी, ब्राह्मण सुखी होंगे। हमेशा जो है ब्राह्मणों को अपनी चिंता रही। यहाँ भी चिंता होने लगी जब अंग्रेजों ने यहाँ के दीन दलित लोगों के लिए छुआछूत और इसके खिलाफ जो है सुधारवादी आंदोलन कर दिए, सुधारवादी योजनाएं प्रारंभ कर दी, तो इनको बड़ा दर्द होने लगा, मरोड़ होने लगी और कहने लगे, अरे भाई ये भी ज्यादा दिन नहीं रहेगा, यादव नहीं रहे, रावण नहीं रहा, और देखिए रामचंद्र जी का हाथों में मारा गया, समुद्र में पत्थर तैरा दिए गए, उसी तरह एक दिन ये अंग्रेज भी डूबेंगे। मजेदार है कि पश्चिमी शिक्षा प्राप्त, पश्चिम से पढ़े लिखे गोपाल हर देशमुख को अपेक्षाकृत प्रगतिशील माना जाता है, जिन्होंने अपने हिंदू अष्टक में, पुस्तक हिंदू अष्टक में, कम उम्र में विवाह, दहेज प्रथा, बहुपत्नी प्रथा ही नहीं बल्कि जातिवाद के खिलाफ भी प्रस्ताव दिया था। इस तरह अंग्रेजों के खिलाफ जो राष्ट्रवादी विमर्श बनाया गया, उसमें ब्राह्मणों के प्राधिकार की वापसी और इस रूप में 4 वर्णों की व्यवस्था की वापसी का उद्देश्य 19वीं सदी के अंत में विष्णु शास्त्री चिपलूणकर द्वारा शुरू किए गए उस आंदोलन के मूल में था, जिसका नेतृत्व आगे चलकर बाल गंगाधर तिलक के हाथ आया। ये जो है क्या चाहते थे, आंदोलन किया विष्णु शास्त्री चिपलूणकर ने, ये क्या चाहते थे कि फिर से ही अंग्रेजों के खिलाफ, अंग्रेजों ने क्योंकि तमाम सुधारवादी कार्यक्रम लागू किए, तो इस अंग्रेजों के खिलाफ ये इन्होंने विमर्श बनाया कि ब्राह्मणों के प्राधिकार की वापसी हो, जैसे पहले ये राजा रहे, एक जगह शासन था इनका, वही पेशवा, फिर से पेशवाई शासन आए, फिर से हिंदू राष्ट्र की बात हो, हिंदू राष्ट्र बनाया जाए, पूना को उसकी राजधानी बनाया जाए, वो ब्राह्मणों का हो, और 4 वर्णों की व्यवस्था की वापसी हो,
वही ऊंचा नीचा सब सिस्टम हो, अपने अपने कामों में लगे रहें, कोई पढ़ाई लिखाई नहीं इनके लिए, कोई धन संपत्ति नहीं, सेवाओं, शूद्रों का काम केवल सेवा, ये व्यवस्था जो है बनी रहे। और ये सब चीजें नहीं हो, दहेज प्रथा, बहुपत्नी प्रथा, बल्कि जातवाद के खिलाफ भी प्रस्ताव दिया था उन्होंने गोपाल हरि देशमुख ने। तो दोस्तों, गांधी के निजी सचिव रहे प्यारेलाल ने उनके आखिरी दिनों पर 2 खंडों में एक विस्तृत किताब लिखी है। 2 खंडों में लिखी है। किसने? जो गांधी जी के निजी सचिव रहे प्यारेलाल, उन्होंने अपने उनके आखिरी दिनों पर 2 खंडों में एक विस्तृत किताब लिखी है, महात्मा गांधी द लास्ट फेज। उसमें दूसरे खंड के अंत में उन्होंने गांधी हत्या के पूरे अनुक्रम को विस्तार से दिया है। इसी क्रम में वह पूना के इस आंदोलन पर एक सनसनीखेज टिप्पणी करते हैं। देखिए क्या करते हैं प्यारेलाल जी, जो कि गांधी के निजी सचिव रहे। महाराष्ट्र में मिलिटेंट हिंदू, मिलिटेंट तो आप समझते ही होंगे दोस्तों, आतंकी हिंदू राष्ट्रवाद की एक मजबूत परंपरा रही है। यह सबसे अधिक रूढ़ और विशिष्ट प्रकार के रूढ़वादी ब्राह्मणों का गढ़ था। पूना किसका गढ़ था? जो बहुत रूढ़वादी थे, और जो रूढ़वादी और सबसे ज्यादा जो कट्टर हिंदू राष्ट्रवाद के समर्थक थे, उसकी जो है ये ब्राह्मणों का गढ़ थी महाराष्ट्र। आज ये जानकारी मैंने आपको दी, शायद आज तक आपको पता नहीं होगी। चित्पावन ब्राह्मण कौन थे, कहाँ से आए थे, कैसे उनको चित्पावन नाम दिया गया और कैसे वो अत्याचारी थे, वो चीज़ें मैंने नहीं इसमें बताई हैं। वो सब आप जानते हैं कि उन्होंने किस तरह से शूद्रों के प्रति और दलितों के प्रति दमनात्मक अपना जो है कार्यवाही जारी रखी थी। तमाम जो उनका दमन किया गया, उनका शोषण और उन पर अत्याचार किए गए, वो सब जानते हैं। आज का ये विषय नहीं था। मैंने चित्पावन और ये पेशवा ये कौन थे इनके बारे में जानकारी दी। बताइए दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने मित्रों में अधिकाधिक शेयर करें दोस्तों, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि हमको पता चलता रहे कि आप हमारे विचारों से, हमारी जानकारी से कितने अवगत होते हैं और कितना जो पसंद करते हैं दोस्तों। फिर मिलते हैं ऐसे ही अन्य प्रसंग के साथ अगले वीडियो में। तब तक आप जो है इस ठंड से बचते रहें दोस्तों, पूर्ण स्वस्थ रहें, मस्त रहें और नए साल की बार बार शुभकामनाएं दोस्तों। आप सबका हृदय से आभार। नमस्कार, जय भारत, जय इंडिया दोस्तों।